आदाब, मैं शुभदा कपिल हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात न्यूट्रिशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव यानी ग़िज़ायत, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर जानदार की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अच्छी खुराक निहायत ही ज़रूरी है, लेकिन आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने न्यूट्रिशन आम आदमी की थाली से कहीं गुम हो रहा है। इसके लिए इंडिविजुअल कोशिशें तो हर कोई करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कई लोग कई वजह से इसका ख्याल नहीं रख पाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक बेहतर समाज सेहतमंद लोगों से ही तैयार किया जा सकता है। इसके लिए हुकूमत की सतह पर न्यूट्रिशन को एक तहरीक, एक अभियान और एक मुहिम बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन, पोषण या ग़िज़ायत के असल मायने क्या हैं। इसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी IAS सज्जन सिंह यादव, और साथ ही हैं डॉक्टर सीमा पुरी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। यादव सर, सबसे पहला सवाल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन वीक भी चल रहा है, साथ ही साथ वर्ल्ड फूड डे का भी ये महीना है। तो आप न्यूट्रिशन को इंडियन पर्सपेक्टिव में किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक स्वस्थ, एक सुपोषित भारत हो, और उस सुपोषित भारत को करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया गया है जी। और न्यूट्रिशन में या पोषण में मैं कहूँगा कि हमारी सिचुएशन अभी तक बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टंटिंग की, जो बच्चे छोटे रह जाते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, तो वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी, 38%। इसके अलावा अनीमिया महिलाओं में और बच्चों में उसकी प्रतिशत तो लगभग 50% है। और साथ साथ जो लो बर्थ वेट बेबीज़, यानी कि जो पैदा बच्चे होता है तो कम से कम 3.5 किलो होना चाहिए, तो उतना अगर बच्चा नहीं है तो लो बर्थ वेट में आता है, तो उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 21%। तो इसी सब को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार से किए जा रहे हैं। जी मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप बहुत लंबे समय से न्यूट्रिशन से, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है न्यूट्रिशन से, तो आप बताइए कि आप न्यूट्रिशन को किस तरीके से देखती हैं और आजकल की डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप देख रही हैं? देखिए, जैसे यादव जी ने बताया कि इंडिया में एक तो हम अंडर न्यूट्रिशन से झेल रहे हैं, तो लो बर्थ वेट है, बच्चों की कद ठीक तरह नहीं बढ़ता है। उसके अलावा क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई है, अर्बनाइजेशन हो गई है, उसकी वजह से ओबेसिटी या मोटापा और उसके साथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब चीज़ें भी आने लग गई हैं। तो अगर हमारे अंडर न्यूट्रिशन का रेट अगर 30% है, तो ओवर न्यूट्रिशन भी अब 10 या 15% हो गया है। तो उस चीज़ से भी हमें डील करना है। तीसरी इशू जो आ रहा है वो है अनीमिया है, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी की कमी आजकल बहुत चर्चा में है, और अन्य विटामिन की, कैल्शियम की कमी है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं, सेहत को अफेक्ट करती हैं। राइट सर, गवर्नमेंट कौन से अवेयरनेस फैलाना चाहती है इस अभियान के दौरान, वो उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। देखिए, जो पोषण है वो केवल खाने से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये मैं बताना चाहूँगा। खाना एक पार्ट है कि हमें अच्छा संतुलित भोजन करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो साफ़ सफाई है वो भी इसी के साथ जुड़ी है, क्योंकि साफ़ नहीं होंगे तो बीमारियां होंगी, उससे आपका पोषण या आपका न्यूट्रिशन स्टेटस कम होगा। साथ साथ अगर डिवॉर्मिंग नहीं कराई है तो वो भी जुड़ा हुआ है। इसके हम लोग 5 सूत्र पोषण के पे काम करते हैं, क्योंकि पोषण एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है। तो 5 सूत्र में जैसे बच्चे की सबसे पहले 1000 दिन में क्या देखभाल उसकी की जाए, तो 1000 दिन बच्चे के जब वो जन्म लेता है, नॉट जन्म लेता है, जब वो कंसीव होता है बच्चा, उससे लेके और 2 साल की उम्र होने तक बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में। और उसके लिए माँ का पोषण बहुत ज़रूरी है। उसके लिए
बच्चे का जब बच्चा माँ का इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, उसका ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उसका जब 6 महीने का हो जाता है तो जो ऊपरी आहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सरकार एक साथ मिलके करना चाहती है, केवल पोषण अभियान ही नहीं, साथ साथ जो हेल्थ मिशन है हमारा, स्वस्थ भारत है, साथ में सैनिटेशन मिशन है जो स्वच्छ भारत है, और पोषण मिशन है। ये मैं कहूँगा कि ये तीनों जो मिशन है वो सरकार ने चलाए हैं, जिसमें पोषण भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और देश भी साफ सुथरा होगा। जी डॉक्टर पुरी, आपसे बात करना चाहूँगी। महिलाएं हमारे समाज का आधार हैं, तो महिलाओं के लिए और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किए जाने चाहिए? देखिए, महिलाएं जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन को बनाती हैं। तो जबकि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, जब मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चे को, उस समय पर तो महिलाओं का ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन अडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, जब अडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं वो फ्यूचर मदर्स हैं, तो उनका पोषण भी बहुत ज़रूरी है। प्री कंसेप्चुअल आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अडोलेसेंट गर्ल्स को भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से। आंगनवाड़ी में खाना भी मिलता है, एजुकेशन भी होती है उनकी। तो ये सब प्रयास हो रहे हैं। तो इसके अलावा शहरों में जो रह रहे हैं, एक बढ़ती संख्या है वर्किंग विमेन की। उनके प्रॉब्लम्स भी अलग किस्म के हैं, क्योंकि वो काम कर रही हैं, वो जैसे फर्स्ट 1000 डेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको इतनी मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, या प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी मिलती ही नहीं है। तो वो उन अपने बेबीज़ का कैसे ध्यान रखें, इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट ने कहा कि क्रैशेस खोलें, हर ऑफिस में डे केयर सेंटर या क्रैश होना चाहिए, फीडिंग रूम्स होने चाहिए। तो सरकार प्रयास कर रही है इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हम आंगनवाड़ी की बात कर रहे थे सर, इसी बारे में पूछना चाहूँगी। पहले के मुकाबले अभी आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में बहुत सुधार आया है, न्यूट्रिशन के लेवल्स में बहुत सुधार आया है, खाने बहुत अच्छा अब उनको मिलने लगा है। और क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी को लेके, उसके बारे में? आंगनवाड़ी हमारा आधार है कि छोटे बच्चों को, महिलाओं को, जो गर्भवती माताएं हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको अच्छी सर्विसेज दी जाएं, जिसके तहत हमारा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम चलता है। और उसके तहत बहुत सारा काम होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बिल्डिंग बनाना है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है कि हर बच्चे को, हर महिला को वहाँ पे खाना, पौष्टिक आहार मिले। साथ साथ अर्ली एजुकेशन जो बच्चों की होती है, 3 साल से 6 साल के बच्चों की, वो भी मिले। इसके साथ साथ हमारा ये पोषण अभियान में प्रयास है कि वो जो टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट इसका हो, जो आंगनवाड़ी वर्कर है, इसके लिए एक ICDS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो अब तक करीब 4,60,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन दिए गए हैं, जिसमें ये सॉफ्टवेयर लोडेड है, जिससे वो बच्चे की सही मॉनिटरिंग, उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे होगा, उसमें डेटा एंटर करके उसका ग्रोथ चार्ट बना सकते हैं। बच्चों कौन से अटेंडेंस बच्चे की हुई, जो 18 किलो के वो रजिस्टर रखती थी अपने पास, जिसको मेंटेन करती थी, उससे उसको अभी मुक्ति मिल गई है। और वो बच्चों का और माताओं का ध्यान रखने में, उनके घर घर जाने में ज़्यादा उसका समय मिल पा रहा है। साथ साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हर आंगनवाड़ी सेंटर पे दिए गए हैं, ताकि बच्चे और माँ का वज़न, उनका हाइट, उनका डेवलपमेंट पे एक तीखी नज़र रखी जा सके। और वो हमारे ICDS कैश एप्लीकेशन से हमारे पास पूरा आ जाता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि कौन सी आंगनवाड़ी वर्कर कितने बच्चों का ध्यान रख रही है, उनके बच्चों का ग्रोथ कैसा है, और जिस बच्चे को विशेष कुछ ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन की, उसको वो दिया जाता है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि गाँव में भी, हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन के साथ साथ डिजिटल इंडिया का भी सपना हमें साकार होता दिख रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मेन मोटो है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल बहुत एक प्रचलन है कीटो डाइट्स, वेगन डाइट्स, इन सब की खास तौर पे यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानने लगी है। ये इनके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, और इस तरीके की ये जो क्या कुछ साइंस है या नॉन साइंटिफिक, ये अगर हम चीज़ें डाइट्स कहें, इन्हें फैटी डाइट्स हम इन्हें कह सकते हैं, तो ये किस हद तक कामयाब है? देखिए, बहुत सारे फैट डाइट्स आ गई हैं मार्केट में, रिज़ल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं। जनरली ये वेट लॉस के लिए जाते हैं, और वेट लॉस में एकदम फ़र्क पड़ता है तो लोग इनको मान रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि हमें एक लाइफस्टाइल चेंज करना है,
क्योंकि जब आप ये फैट डाइट छोड़ेंगे, आपने कीटो डाइट लिया 1 महीने के लिए, आपका वज़न घटा, उसके बाद आपने कीटो डाइट छोड़ दिया और अपना रोज़ का खाना शुरू कर दिया, तो आपका वज़न फिर बढ़ जाएगा। और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आपका ब्लड लिपिड लेवल्स हैं, शुगर लेवल्स हैं, ब्लड प्रेशर है, ये बीमारियां होने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए परमानेंट सोल्यूशन तो यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अच्छा पोषण लीजिए, संतुलित हेल्दी डाइट खाइए, जिससे कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। तो इन चीज़ों को अगर अपनाएंगे तो वो उसमें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन रहेगा। हेल्दी स्नैक्स की अगर मैं बात करूंगी सर, CSIR IHBT ने भी पालमपुर में ऐसी बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स बनाए हैं, लाइक कैंडीज़ बनाई हैं, चॉकलेट बार बनाए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे ग्रेन्स हैं, मल्टीग्रेन्स हैं। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हम स्कूल्स में भेज सकते हैं, बच्चों की कैंटीन में शुरू कर सकते हैं? ये कहाँ तक डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि पोषण में बहुत सारी चीज़ें हैं और किस तरह का हम खाना देते हैं, हेल्दी बच्चों को डाइट दी जाए, तो इस तरह का हर कैंटीन में भी पहुंचना चाहिए। मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है सरकारी स्कूल में, उसमें भी पहुंचना चाहिए, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी पहुंचना चाहिए। और एक और नई चीज़ जो अभी आ रही है सामने, वो है बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन पूरा कृषि विभाग ने बहुत रिसर्च की है, ICR ने, और बहुत सारी वेराइटीज़ अभी हमारे सामने आई हैं जो अपने आप में आयरन में, जिंक में, विटामिन में ज़्यादा रिच हैं। तो इनका प्रमोशन भी साथ साथ करना चाहिए और उससे जो प्रोडक्ट निकलता है उसके भी चीज़ें बना के वो बच्चों को मिलनी चाहिए। राइट मैम, आपसे मैं बात करूँगी, महिलाओं की एक आजकल बहुत ख़ास प्रॉब्लम है विटामिन डी, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी हो गई है, हर टाइम दौड़ने वाली ज़िंदगी है। शायद कहीं ना कहीं महिलाएं दूसरों का, सबका ख्याल रखते हुए अपना ख्याल कहीं कम रखती हैं। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी, कैसे अपनी लाइफ में चेंज करें, कौन से न्यूट्रिएंट्स वो और अपना सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को बदलें? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा है कि महिलाओं को थोड़ा अपने ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ उनको नहीं, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इंश्योर करना चाहिए उनके जो घर में महिलाएं हैं उनको अच्छा पोषण मिले, उनको अच्छा खाना मिले। रही विटामिन डी की बात, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो ऐसे ही हो गई है कि हम लोग सूरज के सामने नहीं होते हैं। हम या तो ऑफिस में होते हैं, गाड़ी में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, तो एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं है। बाकी ये है कि दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन इतना है कि वो सन की रेज हमारे स्किन को पहुंचती नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा संख्या में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई है और उससे हड्डियों पे असर पड़ता है। लेकिन फोर्टिफिकेशन, जैसे बोला, फोर्टिफिकेशन आजकल मैंडेट हो गया है, FSSAI ने रेगुलेशन निकाल दी है जिससे कि आपके वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह में विटामिन ए और डी की फोर्टिफिकेशन हो रही है। तो ध्यान रखिए कि फोर्टिफाइड फूड खाएं। एक F+ लोगो है जो उन्होंने निकाला है, वो देखें, चेक करें लेबल पे, अगर है तो वैसा भोजन खाने से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिसको डेफिशिएंसी है उसको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, और उन सप्लीमेंट्स के लिए मेरी सिर्फ यही सलाह है कि आप प्लीज़ एक डॉक्टर को पूछ के मेडिकल एडवाइस से लीजिए, ना कि अपने आप ही सुनी सुनाई बात कह के अपने आप सप्लीमेंट्स नहीं लीजिए, उससे हानि भी हो सकती है। राइट सर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे जानना चाहूँगी। एग्रीकल्चर मार्केट हमारा बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है और प्रोडक्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं, नई नई रोज़ वैरायटीज़ निकल रही है, पर कहीं ना कहीं हम लैकिंग होते हैं, वो है स्टोरेज में। स्टोरेज की वजह से बहुत सारे हमारी फसल ख़राब हो जाती है। तो क्या उसके लिए सरकार कोई ऐसे कदम उठा रही है या हमें उठाने चाहिए? तो इसके बारे में आपको कहना चाहिए। इसमें दोनों विभाग अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, उसमें ताकि आपकी जब फसल हुई तो उसको अगर तुरंत प्रोसेस कर दिया जाए तो उसका स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी और उसका बिगड़ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो उसके लिए बहुत सारे फूड पार्क्स और यूनिट्स एंड इसके साथ साथ सब्सिडी स्कीम्स उस डिपार्टमेंट की हैं, तो उनका फ़ायदा उठा के किसान भाई हमारे उसको यूज़ कर सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में। दूसरा जो FCI है हमारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी भी बहुत सारी स्कीम है साइलोज बनाने की, गांव-गांव में स्टोरेज बनाने की, और साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ हैं और स्टेट के कृषि विभाग हैं, वो भी बहुत सारी मदद करते हैं ताकि हमारी फसल जो
काफ़ी मात्रा में ख़राब हो जाती है पेरिशेबल आइटम्स, वो नहीं हो। जी मैम, स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं। आजकल प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ें बहुत इन हैं, लोग इनको बहुत अपना रहे हैं कि टाइम नहीं है, जल्दी से खाना नहीं बनाना पड़े और अपना प्रोसेस फूड खा लिया या पैक्ड फूड खा लिया। ये सारी चीज़ें किस हद तक यूज़ करनी चाहिए? देखिए, प्रोसेस्ड फूड जो है वो ज़िंदगी को आसान तो बना देती है, लेकिन प्रोसेसिंग में कुछ न्यूट्रिएंट्स लूज़ भी होते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल ही नहीं खाएंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल हर चीज़ ही पैकेज मिलती है, प्रोसेस्ड मिलती है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है फ्रेश, सीजनल, लोकल ऐसी चीज़ें अपनाएं। जैसे कि एक बहुत कॉमन मैं एग्जांपल देती हूँ सब लोगों को, कि हम लोग सेब खरीदते हैं जो इम्पोर्टेड हैं, बड़े चमकते हुए हैं, बड़ी शक्ल अच्छी है, डबल प्राइस पे हैं, और फिर भी हम उनको खरीदते हैं, जबकि हमारे लोकल सेब शायद उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, लेकिन इतने अच्छी तरह पैकेज नहीं हैं, उतने फैंसी नहीं लगते हैं, इसलिए हम नहीं लेते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है ट्रेडिशनल फूड, जैसे आप देखिए फालसा है, जामुन है जी, ये चीज़ें हमारे बच्चे शायद भूल गए हैं। और एवोकाडो है या कीवी है या ऐसे फैंसी फ्रूट्स जो हमारे ओरिजिनल इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो ईट ट्रेडिशनल, ईट सीजनल, ईट लोकल। तो सीजनल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि कोई अभी अब मौसम में भी मौसम नहीं आते। और दूसरी बात ये है कि सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स हर मौसम में आजकल अवेलेबल हो जाते हैं। ये स्टोरेज की वजह से ही है। तो क्या ये स्टोरेज कितना इंडियन मार्केट पे भी इफ़ेक्ट कर रही है? क्योंकि हमें हर मौसम में हर सब्जी मिल रही है, तो हेल्थ को तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है, साथ साथ मार्केट भी क्या इफ़ेक्ट हो रहा है नहीं, इसका? अगर आपकी स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी है तो अगर वो चीज़ मिल रही है, ये इसलिए मिल रही है कि कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं, किसान को ये मौका मिलता है कि वो अपनी फसल एकदम से नहीं निकाले, ताकि उसको जो प्राइस उस समय अच्छा नहीं मिल पाता है सीजनल क्रॉप में, तो स्टोरेज अगर है तो उसमें वो स्टोर्स में रखते हैं, और जब उसकी कमी होने लगती है तो वो मार्केट में आती है। उससे दोनों को फ़ायदा है, कंज्यूमर को फ़ायदा है कि उसको वो चीज़ मिल रही है उस समय में और सही दाम पे मिल रही है, और किसान को फ़ायदा है कि उसका प्राइस उसको बेहतर मिल रहा है, जो अगर उसी समय बेच देता निकलते ही फसल। तो ये अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है फूड का, और प्रोसेसिंग भी जो हम करते हैं वो भी होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैडम ने बताया आपको कि ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना न्यूट्रिएंट लॉस उसमें हुआ और उसको कैसे हम ऑगमेंट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों से। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी फूड को लेके फेक न्यूज़ आती रहती हैं। सोशल मीडिया हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की हमें न्यूज़ होती हैं। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं, जैसे पिछले दिनों आए कि आटे में प्लास्टिक पाया गया है, या कोलोन कैंसर से, नारियल के तेल से कोलोन कैंसर ख़त्म हो रहा है। इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में आजकल जा रही हैं, सोशल मीडिया पे जा रही हैं और ये स्प्रेड हो रही हैं। इन न्यूज़ से लोगों को किस तरीके से अवेयर होना चाहिए? देखिए, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया में भी आप उन साइट्स को एक्सेस करें जो कि एक वैलिड साइंटिफिक साइट है या कोई संस्था की साइट है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट एक्सेस कर रहे हैं, FSSAI की साइट एक्सेस कर रहे हैं, ICMR की, तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे कोई कुछ भी लिख सकता है, ओपन एक्सेस है, ओपन एक्सेस है, एंड ओपन एक्सेस लिखने के लिए भी। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि वो कोई चीज़ पॉपुलराइज करनी है, किसी को नीचा दिखाना है तो उसके खिलाफ लिख दो। तो थोड़ा सा कॉशन लेना चाहिए, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कैसे उसमें से हम जान सकते हैं, वो यही है कि ऐसे वेबसाइट्स पे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करें जिसमें आप एक गवर्नमेंट या एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे। सर, आजकल की जनरेशन, मैं खुद उस जनरेशन से हूँ, पर मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। बहुत सारे लोग वाइटामिन्स, सप्लीमेंट्स ये सब लेते हैं एनर्जी लेवल को अप करने के लिए। तो ये लेना किस हद तक सही है? बिकॉज ये है भी, ये टेम्प्रेरी है, बट स्टिल क्या इनको लेना सही है? आप इस चीज़ को किस तरीके से लेंगे? नहीं, जैसे कि आपको मैडम ने बताया कि डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है तभी लेना चाहिए, एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि
उसका एब्जॉर्प्शन कितना होता है। बहुत सारे फूड में आप बता देते हैं कि इतना 1000 यूनिट्स विटामिन है या दूसरी चीज़ है, लेकिन उसका बायो एब्जॉर्प्शन बॉडी में जाके सही हो पाता है कि नहीं, तो वो प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये सारा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप या अपने दोस्तों से पूछ के डिसाइड नहीं करें। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है डॉक्टर को कंसल्ट करके आप लें, और जो बायोलॉजिकल चीज़ है वो लीजिए। अगर फूड में वो विटामिन है और तो उसको प्रेफर करें, ना कि आप जो रेडीमेड कैप्सूल या गोली खा रहे हैं उसके मुकाबले। राइट, किसी को किसी फूड से एलर्जी है या इंटॉलरेंस है, सपोज हम दूध की बात करते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी को है, तो वो मिल्क तो ऑब्वियसली नहीं पिएगा, तो क्या वो कौन से प्रोडक्ट ले सकता है? नेचुरल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन से प्रोडक्ट्स वो ले सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि किस फूड स्टफ से उसको एलर्जी है। अगर तो जैसे दूध है आपने बोला, तो दूध जो है वो प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा साधन है, तो उस व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो किसी और तरीके से उस कैल्शियम और प्रोटीन को उपलब्ध करे डाइट से। जैसे प्रोटीन के लिए दालें खाए, अंडा है, चिकन है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो चीज़ें खाए जिससे कि प्रोटीन मिलता है। कैल्शियम के बाकी सोर्सेज हैं, जैसे सीड्स हैं, तिल बहुत रिच होता है, रागी होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जिससे कि वो डेफिशिएंसी ना हो। और अगर एलर्जी कोई ऐसे पदार्थ से है जो कि आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं डाइट में, जैसे अगर चॉकलेट है या किसी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, तो वो चीज़ एक बहुत माइनर चीज़ है डाइट में कि आप उसको निकाल भी देंगे डाइट से तो आपके पौष्टिकता पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। जी मैम, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग डेली लाइफ में कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा मील लीजिए, या फिर आप दिन में 6 मील लें या दिन में 3 मील लें, तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को जनरली कहा जाता है कि आप थोड़े थोड़े समय बाद मील लें, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपनी डाइट को किस तरीके से फॉलो करे? देखिए, डायबिटीज़ में हम कहते हैं फास्टिंग एंड फीस्टिंग बोथ शुड बी अवॉइडेड। तो बहुत बड़े गैप्स भी नहीं होने चाहिए। कितने रेगुलरली मील लेने हैं या किस टाइम पे लेना है वो उसके ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा, किस तरह की वो दवाई ले रहे हैं, अगर वो इंसुलिन पे हैं या नहीं है, तो उस हिसाब से, क्योंकि इंसुलिन का डोजेज है, इंसुलिन की एक्शन कब होता है, उसके बेसिस पे मील टाइमिंग्स डिसाइड होते हैं। पर रेगुलर मील टाइमिंग्स और जो भी वो मील का समय होता है वो हर रोज़ उसी समय पे होना चाहिए जी। ये नहीं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी सुबह ले लिया कभी रात को, ऐसे गैप्स बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। गैप नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में तो हम अवेयर हैं न्यूट्रिशन से, डाइट से, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, पर रूरल एरियाज़ में आज भी लोगों को इन एलिमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है। उनको ये पता है कि हमें सुबह शाम हमें खाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो रूरल एरियाज़ में क्या गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि ताकि उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, क्योंकि उनके लिए खाना खाना है? तो क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं या फिर हमें कुछ ऐसे आगे एफर्ट्स करने चाहिए रूरल एरियाज़ के लिए स्पेशली, कि उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषण के बारे में, आहार के बारे में बता सकें? एक तो देखिए, जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है, तो प्रोग्राम तो हमारा पोषण अभियान ही है, वो पूरे देश के लिए है, और स्पेशल फोकस उसका रूरल एरिया भी है, और जो अर्बन में अनकवर्ड एरिया हैं, स्लम्स हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, और वो सब में भी इसका फोकस ज़रूर है, जिसके लिए बहुत सारा आईसी कैंपेन, होम विजिट्स, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स, मीटिंग्स, प्रभात फेरी और पोषण मेला, रेसिपी कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पोषण अभियान के तहत। और ये सितंबर का महीना जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें अब तक पूरे देश में करोड़ों ऐसी एक्टिविटीज़ अब तक हो चुकी हैं हमारे एरियाज़ में। दूसरा, अर्बन एरिया भी हमारा खास फोकस है, क्योंकि अर्बन एरिया में भी जो पोषण की स्थिति है, हमारा मेल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, अंडर न्यूट्रिशन है, लो बर्थ वेट है, वो काफ़ी कम है, उसकी द इंडिकेटर बहुत कम है, तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। और तीसरा, जो ट्रेडिशनल हमारे फूड्स हैं जो कि हम भूल गए हैं, शायद रूरल एरिया में अभी भी वो बहुत लोग खा रहे हैं, जैसे जौ है, रागी है, और जो मैडम ने बात की कि धूप में जाने वाली बात है, या गुड़ खाने की है, गुड़ में इतना रिच आयरन होता है। दूसरा, हमारे जो ट्रेडिशनल खाना बनाने के तरीके थे, जैसे लोहे के बर्तन में बनता था, तो जब धीरे धीरे हमने वो बर्तन बंद कर दिए,
तो उसमें भी लोहे से आयरन शरीर में जाता था। बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस वापस आ रही हैं जिसमें कि लोहे के बर्तन में या लोहे का एक प्लेट डाल देते हैं खाना बनाते टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, जो मेरे को लगता है अभी भी गाँव में ज़िंदा है, वो हमको शहरों में भी लानी चाहिए और उसका वापस से हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, ट्रेडिशनल खाना है, उसको अगर हम वापस लाएं तो बहुत हद तक ये जो दोनों हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन की समस्या हल हो सकती है। जी सर, वर्ल्ड फूड डे की हम बात कर रहे हैं। ज़ीरो हंगर हमारा एक मेन मुद्दा है। हम इंडिया की अगर बात करें तो हम ज़ीरो हंगर को किस स्तर पे आंकते हैं? किस हद तक अभी ज़ीरो हंगर के पास हम पहुंच चुके हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, जिसमें कि जैसे जहाँ तक फूड ग्रेन की शॉर्टेज की बात है, कोई शॉर्टेज देश में नहीं है। हमारे सारे गोडाउन्स भरे हुए हैं उनसे, और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट और दूसरे जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत ये हर घर तक खाना और ये जो फूड ग्रेन्स हैं वो पहुँच रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में भी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पीडीएस हुआ है, जिसके तहत आपको राशन की दुकान पे दालें मिलती हैं, नमक मिलता है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट मिलता है, तेल मिलता है और भी चीनी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें और भी दी जा रही हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप है, जो इस तरह की ज़्यादा उसमें है, वल्नरेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है, जिस तक ये नहीं अगर पहुँच पा रही हैं, तो उस तक हम सब लोग पहुंचाएं। और जो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि ये पोषण अभियान को एक जन आंदोलन बनाना है। हंगर फ्री इंडिया तो है ही, लेकिन साथ साथ सुपोषित भारत और स्वस्थ भारत बनाना है, जिसके लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात कही कि सुपोषित भारत बनाना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप इसके बारे में कुछ बताएंगी हमें? नहीं, यादव साहब ने बताया, बट इंडिया हम कहते हैं कि वो एक फूड सिक्योर नेशन है। जैसे इन्होंने बताया, हमें खाने की कमी नहीं है, लेकिन अभी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में थोड़ी कसर बाकी है, और उसके लिए ये एफर्ट्स हैं। पोषण अभियान भी यही फोकस कर रहा है कि जो खाना मिल रहा है वो सुपोषित हो, और कुपोषण से हम बेशक अंडर न्यूट्रिशन है या ओवर न्यूट्रिशन है, दोनों से ही हम मुक्ति पा सकें। जी, हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है dturduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।